इस वीडियो में बात करने वाले मेन मैथ्स के एनालिसिस को लेकर के, जो भी मैं इसमें आपको दिखाऊंगा टेक्स्ट बुक का जो मैंने मॉक दिया था एक मेगा मार्क्स पूछा करके, एंड अभी कल दिया है संकल्प करके। तो संकल्प वाला जब अभी शाम को खुल जाएगा तो मैंने दोनों का मर्ज करके दोनों का एक साथ एनालिसिस करी है। खासतौर से मैं मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस रहेगा। रीजनिंग का थोड़ा सा क्वेश्चन कम ही है, मैथ्स के ज़्यादा हैं, तो उन पर फोकस रहेगा। प्लस कि मैं कैसे एनालिसिस करता था एंड कैसे आप इसको एनालिसिस करके अपनी मैथ्स की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेन ये होता है कि जो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट होता रहता है वो कॉन्सेप्ट आपको एकदम रट जाए, एकदम आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाए कि वो क्वेश्चन देखते हैं आप विदिन अ सेकंड उसको अटेम्प्ट कर दें, बिना सोचे कि उसमें क्या लगना क्या नहीं लगना। जैसे मिक्सचर एलिगेशन एवरेज का जो क्वेश्चन होता है उसमें मेरे पास ट्रिक भी है एंड बेसिक भी है। जैसे एक मॉक था, कोई था, मुझे याद नहीं है कौन सा, बट उसमें मैं पहले ट्रिक लगाने लगा तो नहीं लगी, बट मैंने बेसिक उसको तुरंत करके हो गया। लेकिन उसी सेम मॉक में एक और क्वेश्चन था, उसको मैंने ट्रिक से किया था, बट कॉन्सेप्ट क्लियर था मेरा कि इसमें से ये ट्रिक लगती है, कैसे लगती है, वो मैंने एक जगह नोट डाउन करी हुई थी, पहले से खुद से बनाई है, तो अच्छे से एकदम प्रैक्टिस रहती है। तो यही मेन चीज़ है कि आपको कैसे एनालिसिस करना है। मैं आपको दिखाता हूँ मेरी प्री बुक जो मैंने बात करी थी पहले, बहुत पहले बात करी, इससे पहले वीडियो बनाया था मैथ्स को लेकर। उसमें बताया था कि मैंने जो नोट डाउन करता था ट्रिक्स वगैरह को, उसको मैंने अपनी बुक का नाम दे दिया था प्री बुक करके। तो ये है जैसे कि मैथ्स की प्री बुक, कोई बुक नहीं है ये मेरे नोट्स हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है ऐसा खास। इसमें जो मैंने नोट्स बनाता रहा ये वही है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स ही हैं, जो भी मैं ट्रिक्स बनाता रहता हूँ वो सब इसमें लिखी हैं। और ये एक बार में नहीं बनी, इसको बनने में कम से कम मान सकते 6-7 महीने लिखे हैं, सिर्फ ये इतना ही है। ये प्री बुक है, मतलब प्री से पहले मैंने बनाई थी। देन एक मेंस बुक है, ये है मेंस बुक, एंड ऐसे इसमें सेम इसमें भी ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जो जिस क्वेश्चन में मुझको दिक्कत होती है, जो मुझे ऑनलाइन। प्लस इसमें मेजरली ये भी ध्यान देना है कि किस क्वेश्चन की कितनी वैल्यू है। अगर उस क्वेश्चन की उतनी वैल्यू है तो ही उसको आप उसको नोट डाउन करेगा। कभी मतलब इररिलेवेंट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो उनको आपको फोकस नहीं करना है। अब अगर बात करें सबसे पहले कि जब आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, अलग से किसी भी बुक से, किसी भी प्रीवियस ईयर से, मॉक की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ जब प्रैक्टिस कर रहे हो, खासतौर से बिगिनर्स, तब आपके पास क्या क्या पहले से मतलब प्री रिक्वायरमेंट क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जैसे कि आपको टेबल्स याद होनी चाहिए, स्क्वायर्स याद होने चाहिए, सब तो सब बताते हैं, बट कितने टेबल्स में अगर बात करूँ 20 तक ही होते हैं मेजरली, बट जो 21 से लेकर 25 तक होते हैं, 21 से लेकर जो 30 तक होते हैं, उसको आपको मतलब 5 टाइम्स तक का याद होना चाहिए। मतलब 21 पंजे कितना होता है, 26 पंजे, 26 दूनी, 26 तियाँ, 26 चौक, ऐसे ऐसे याद होना चाहिए। 21 से लेकर 30 तक के टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा स्क्वायर्स की बात आती है, स्क्वायर्स 1 से लेकर 25 तक पास याद होना चाहिए। लेकिन 25 के आगे जितने होते हैं 50 तक, 25 से लेकर 75 तक, इनकी आपको ट्रिक आनी चाहिए निकालने की, कैसे निकाला जाता है जल्दी जल्दी। जब भी नीड पड़े तो आप निकाल सकते हैं। वैसे धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते तो ऑटोमेटिकली आपको इनके स्क्वायर भी याद होने लगते हैं। क्यूब की अगर बात करें तो क्यूब आते हैं 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 20 तक की मेजरली यूज़ करे जाते हैं। 21 का एक यूज़ होता है, 25 का बस। कभी कभी हाल ही में 29 का मैं देख रहा हूँ, बट इतना ज़रूरी नहीं है, वो आप निकाल भी सकते हैं उसी समय। जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आप उस समय निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको याद करना है, नहीं तो प्रैक्टिस हो रहा नहीं याद होती। 1 से 20 तक का सारी चीज़ मैंडेटरी है, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो टेबल्स हो। जब आप बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो तब आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए उसी समय सामने। ये मैंने उस समय बना लिए थे। जैसे कि सबसे पहले टेबल्स दिखाता हूँ, ये टेबल्स हैं, देखें, ये मैंने अपने खुद का बनाया था। टेबल्स सारे लिखे हैं इसमें, 50 तक का भी नीड नहीं पड़ती थी। मेजरली जो नहीं याद होता था मैंने वही वाले लिखे हैं इसमें। इसको सामने रखने का फ़ायदा ये होता था कि जैसे कि 21 के ऊपर कोई टेबल, जैसे कि 22 पंजे मुझको नहीं पता था, इसमें से मैंने देखा, उस समय यूज़ किया। ऐसे करते 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 ऑटोमेटिक एक टाइम ऐसा आता है वो नंबर याद ही हो जाता है। इसमें है स्क्वायर्स एंड क्यूब लिखे हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। नीड पड़ती है तो इसको मैं रख लेता हूँ सामने। ये स्क्वायर्स है सारे, तो ये 3 शीट है, ये इसको मैं शेयर कर दूंगा। मैं पहले बस शेयर करने वाला था बट कभी याद नहीं रहा था, मैं भूल गया था, टाइम निकल गया था, बट मैं इसको आपके साथ शेयर कर दूंगा। जो भी फोटोज़ हैं ये सारी, क्यूब, स्क्वायर, टेबल, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट कम नीड पड़ती है, बट मैंने इसको भी लिखा हुआ है। एंड वन मोर थिंग, प्राइम नंबर भी इंपॉर्टेंट है थोड़े से, कि पता होना चाहिए प्राइम नंबर कैसे निकाले जाते हैं। प्राइम नंबर छोटे तक तो पता रहता है 100 के नीचे तक का, बट 100 के ऊपर कोई एकदम नंबर बोल देते हैं 267, तो 267 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो कैसे पता करें जल्द से जल्द, तो उसका एक ट्रिक पता होनी चाहिए। तो ये सब तो ऐसी वाली क्वालिटीज़ होती हैं जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उससे पहले आपके साथ रहें। जब भी आप बुक से लगा रहे हो आपके सामने स्क्वायर, क्यूब ये सब रखे हों। क्वेश्चन जैसे मेंसुरेशन कर रहे हैं उसमें स्क्वायर क्यूब तो फंसते रहते हैं, नहीं आ रहा उस समय नंबर देखा आपने, लिख लिया, यूज़ करा, धीरे धीरे वो नंबर आपको याद हो जाएगा कि 22 का क्यूब इतना होता है, 19 का क्यूब इतना होता है, ऐसे याद हो जाएगा। अब बात करते हैं मेन एनालिसिस की। आपने जब एनालिसिस करने के मॉक को खोलेंगे, पहला क्वेश्चन मैथ का गया है, ठीक है, आपने अटेम्प्ट किया, सही है, कोई बात नहीं, उसमें टाइम भी दिखाता है, टाइम के अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हैं कि आपके सही तरीका था कि नहीं है।
एवरेज टाइम जितना दिखाता है उससे अगर 5-10 सेकंड ज़्यादा भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत डिफर कर रहा है, जैसे कि मतलब 1-1 मिनट से भी डिफर कर रहा है कि किसी ने अगर 30 सेकंड में कर दिया बट आप उसको 1.5 मिनट में कर रहे हैं, तब हाँ उसको सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत है आपको, या उस क्वेश्चन में नीट मारने की ज़रूरत है। कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो रहा है, कोई क्वेश्चन आपने स्किप किया है, इन दोनों क्वेश्चन पर तो खासा ध्यान देना ही है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको अपनी प्री बुक का पहला पेज दिखाता हूँ कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने क्या सोच के स्टार्ट किया था। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा फंसा था डिविजिबिलिटी से रिलेटेड, तब स्टार्टिंग एकदम था तब फंसा था। तो ये पहला पेज मेरा ये है प्री बुक का हेडिंग के साथ, डिविजिबिलिटी 3, 7, 11, 13 इन पे ज़्यादा पूछे जाते थे, तो मैंने उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उस समय मुझे पता थी मैंने सब नोट डाउन कर दी थी। 3, 7, 11 का मल्टीपल कितना होता है, सॉरी 7, 11, 13 का मल्टीपल 1001 होता है, 3, 7, 13, 37 का 110,101 होता है। तो इस तरीके से ये मैंने फिर एक ट्रिपलेट फंसा था, फिर मैंने कुछ अपने तरीके जितने मुझे आते ये लिख लिए, फिर ये धीरे 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 करके जहाँ जहाँ मुझे मिलते रहे मैंने वो लिखे हैं। अब स्टार मार्क इसको मैंने इसलिए किया था कि 105 हाइपोटेनस भी बन सकता है और 105 या परपेंडिकुलर बेस में कुछ भी एक बन सकता है, तो दोनों पे अलग अलग ट्रिपलेट लगता है। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कभी यूज़ हुआ है, तभी मैंने इसको नोट डाउन किया था। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये कॉपी आपकी बननी स्टार्ट हो जाएगी। ये अभी से आप स्टार्ट कर लें, अभी मई चल रहा है, तो आराम से 3-4 महीने में आपकी अच्छी खासी प्री बुक बनेगी। ये आपकी होगी, इसमें आपको 100%, जैसे मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँ ना तब भी आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पे इसमें लिखी हुई है अच्छे से। ट्रिक अगर ट्रिक भी लिखी है तो मैं ही समझ सकता हूँ। तो ये आप अपनी प्री बुक बनाइए, किसी और बुक पर रिलाय मत करिएगा, जो आपकी बन के तैयार होगी वो आपके लिए बेस्ट होगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे अभी से आदत डाल लीजिए और अभी से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। कोई ये मत सोचिएगा कि जैसे कि रेशियो का क्वेश्चन है तो एक जगह रेशियो क्वेश्चन, परसेंटेज का क्वेश्चन है एक जगह परसेंटेज, ऐसे मत करिएगा। पहले जो चीज़ आपको मिली आपने पहला नंबर डाल के उसको लिख दिया, फिर दूसरा नंबर डाल के लिख दिया, ऐसे कर सकते हैं। कोई इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं कि एक से टीएसडी के सारे क्वेश्चन एक जगह हैं, टाइम के क्वेश्चन एक जगह, ऐसा मत करिएगा। सीक्वेंस से एक एक करके क्वेश्चन नोट डाउन करते रहेगा, तो इतना याद रहेगा ये आपको। जैसे ट्रिपलेट मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, कभी आगे कभी फिर से ट्रिपलेट रिलेटेड कोई नया ट्रिपलेट मिला तो मैं उसको यहीं पे आके ऐड करूँगा, ये नहीं दोबारा से ऐड कर दूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने इसको कहाँ लिखा है। इस तरीके से आपकी कॉपी बनना स्टार्ट होगी। एंड फिर क्या है, बस इस कॉपी को आपको रिवाइज़ करना है, देन आपका स्कोर का इंप्रूवमेंट इसमें दिखने लगेगा। मैंने काफ़ी टाइम से इस प्री बुक को रिवाइज़ नहीं किया था, बट मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर मैंने इसको रिवाइज़ कर लिया तो मेरी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट अपने आप हो जाएगी। मुझे पता है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं। प्री बुक एंड मेंस बुक, बस मेरे लिए 2 ये काफ़ी हैं। मैं पूरा सिलेबस दोबारा से रिवाइज़ नहीं करने वाला, मैं दोबारा से किरण नहीं लगाने वाला, दोबारा से कोई बुक्स नहीं लगाने वाला, सिर्फ ये 2 कॉपी काफ़ी। हाँ, अब मुझे जैसे कि रेस में थोड़ी सी दिक्कत आ रही तो मैं फिर से इस रेस के चैप्टर को रिवाइज़ करूँगा, एंड रेस के जो भी क्वेश्चन होंगे मैं इसी में इंक्लूड कर लूँगा अपने तरीके से, जो भी ट्रिक्स वगैरह होंगे वो इसी में ऐड ऑन कर लूँगा। सो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ मैथ्स के, एंड आप ऐसे स्टार्ट करिए, आपको इंप्रूवमेंट ज़रूर दिखेगा। अगर नहीं दिखता है तो आप बिल्कुल इस वीडियो में आकर कमेंट करके बताइएगा कि आपको इंप्रूवमेंट नहीं दिखा है, बट इतनी जल्दी नहीं करिएगा, कम से कम 2 महीने का टाइम मैं बोल रहा हूँ। जब भी आप स्टार्ट करेंगे, जिस भी डेट को, पहले पेज में डेट जरूर डालिएगा। मैंने नहीं डाली, पता नहीं क्यों नहीं डाली, बट पहले पेज में डेट जरूर डालिएगा, एंड उस डेट से 2 महीने बाद आप देखिएगा उस कॉपी की कैसे इंप्रूवमेंट होती है। और ये इसका ये मतलब मत सोचिएगा कि हर चीज़ उसमें नोट डाउन, जो आपको अच्छे से आती हो उसको इग्नोर कर सकते हैं। बिगिनर फेज़ में हो तो जाहिर सी बात आपको काफ़ी चीज़ें नहीं आती होंगी, तो आप स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे भी ट्रिपलेट खूब सारे स्टार्टिंग में नहीं आते थे, जैसे कि मेंसुरेशन के फॉर्मूलेज वगैरह मैंने सभी इसमें नोट डाउन किए हैं। इन सेंटर से रिलेटेड चीज़ें, जो एंगल बाई सेक्टर वाले क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है जो आता है ना, सीधे एंगल का आधा करके 90 + a/2 ऐसे, वो सेंट्रॉइड सारे फॉर्मूले इसमें लिखे हुए हैं। मैंने स्टार्टिंग में सब लिखता था इसमें, तो इसको मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। पीडीएफ बनानी पड़ेगी इसकी, मैंने पीडीएफ नहीं बनाई थी, पहले शेयर नहीं किया नोट्स वाली पीडीएफ में। तो इस वाली बुक को मैं, जो मेरा ऑफिशियल चैनल उसी में शेयर करूँगा सबके साथ में। बट मैं फिर भी बता दूँ, शेयर करने के बाद भी कुछ ही लोग इसका यूज़ कर पाएंगे, बट सारे लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कब कहाँ क्या लिखा हुआ है वो अरेंजमेंट सीक्वेंस वाइज तो है नहीं। बट आप देख सकते हैं इसको, तो यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं मैथ्स के रिलेटेड, एनालिसिस के थ्रू इम्प्रूवमेंट पर्पज़ के लिए। तो अब टेक्स्ट बुक के एनालिसिस करते हैं, देन बताते हैं कि मैं कैसे इसको नोट डाउन करूँगा। तो जो टेक्स्ट बुक का जो मॉक हुए थे, 2 मैंने दिए थे लाइव, एक मार्क्स बूस्टर करके नाम था, एक संकल्प करके एक और था, वो मैं नहीं दे पाया था। एक होता 1 से 3 और एक होता 3 से 5। तो उन दोनों का भी एनालिसिस करते हैं, देन बताते हैं कि मैंने कितने कितने स्कोर से अलग अलग भी, और जो भी मैं एनालिसिस जैसे करता हूँ वो भी बताता हूँ। तो ये है मार्क्स बूस्टर वाला। अच्छा कि टेक्स्ट बुक नाम देते रहे, काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाए। ये मार्क्स बूस्टर वाला है, जिसमें मेरे आए थे स्कोर 158.5। तो अलग अलग स्कोर ही मेरा ये रहा। रीजनिंग में 45.5, जीके में 27 है, मैथ में कम रह गए थे 41, 2 गलत हुए, मैंने 2 छोड़े भी थे, एंड इंग्लिश की वजह से स्कोर थोड़ा अच्छा आ गया था। ये वैसे तो अलग से स्कोर बाद में दिखाता है, तो इसकी पहले एनालिसिस करते हैं। मेनली एनालिसिस जो फोकस रहती है ज़्यादातर वो रीजनिंग और मैथ के पर्पस ही रहती है। इंग्लिश में तो नोट डाउन करने वाला कम ही रहता है,
एंड जीएस में तो रहता ही एनालिसिस, बट मैंने इस बार डिसाइड किया है कि जीएस के जो भी क्वेश्चन इसमें से अच्छे निकलेंगे उसको मैं जो हॉलीवुड के एनालिसिस करता हूँ उसी में इंक्लूड कर दूंगा। वन लाइनर वाले तो इंक्लूड हो ही जाएंगे, एंड जो डिटेल वाले भी होंगे उनको भी इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। मैं ये भी करता हूँ कि जीएस के एनालिसिस जो करता हूँ उसको मैं कम से कम पेज रखना चाहता हूँ। मैं 10 से ऊपर पेज तो कभी नहीं रखना चाहता, 6 या 7 पेज में ही ज़्यादा, ताकि कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग को पढ़ने को मिल पाए। लोड हो जा। तो मैंने दोनों टेस्ट खोल के रख लिए हैं, भी संकल्प वाले पे भी आते हैं। एक तो ये लग रहा हुआ था, दूसरा नंबर वैगन कॉकपिट, इसको मैंने देखा था ये बाद में कि ये 3 चीज़ें, वैगन, बर्थ और प्लेटफॉर्म, ये ट्रेन से रिलेटेड चीज़ें। कॉकपिट प्लेन के में बैठने की जगह जो होती है, पायलट की जो बैठने की जगह होती है वो होती है कंपार्टमेंट में। तो ये तो थोड़ा सा लॉजिकल वैसा वाला क्वेश्चन था। इसमें मेरे फ्रेंड ने बताया था कि इसमें नन, मतलब नन इसको बोलते हैं जो वहाँ पे रहती है चर्च वगैरह में, तो ये कोई रहने की जगह नहीं, बाकी चीज़ें जो है वो रहने वाली जगह है, कहीं ना कोई रहता है वहाँ पे, चाहे एनिमल हो चाहे इंसान हो। तो इसमें से 2 ही थे। देन इसके बाद जीके में एक बार सारे देख के चलते हैं ताकि वो रिवीजन भी हो जाएगा उसी पर्पज से। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट कैटेगरी ऑफ शोरिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। तो मैं अंधी लगा रहा हूँ, तो इसका आंसर है ट्रांसफरिंग वर्क टू एन ओवरसीज लोकेशन। ऑफ शोरिंग करना मतलब कि वर्क टू एन ओवरसीज लोकेशन ट्रांसफर करना। इतना कुछ खास वैसे लगा, इकोनॉमी वैसे भी पसंद नहीं है। दूसरा क्वेश्चन तो गलत हुआ है। उत्तराखंड की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की जो हुई थी, इसकी पीस ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। तो हाँ, पीस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो ये लाइन मैं सेव भी कर लेता हूँ, मैं इसको इंक्लूड भी करूँगा हॉलीवुड के एनालिसिस में, क्योंकि 2023 के तो ये पूछा भी जा सकता है। तीसरा बॉम्बे की कॉटन मिल 1854। अब इसमें जैसे डिटेल में लिखा होता है, यही एक तरीके से एनालिसिस का पार्ट होता है। जैसे 1854 के आसपास 1857 की क्रांति है, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको आइडिया लगेगा, लॉर्ड डलहौजी के अब टाइम पीरियड चल रहा है तो उस दौरान आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। यही तरीका होता है जीएस के एनालिसिस करने का। ये नहीं कि खाली ऐसे एक आंसर देखा, मैं यहाँ तो आंसर टिक करने के बता दे रहा हूँ, बट एनालिसिस ऐसे इसी को कहते हैं कि यहाँ पे 1854 दिखा आपको आंसर दिखा, या ये आप पढ़ सकते हैं, बट इसमें पता नहीं कितना डिटेल में भी ज़्यादा दे देते हैं, इंपॉर्टेंस कितनी है वो आपको खुद जज करनी पड़ेगी। मतलब इतना तो पता है ना कि 1854 के पास में 1857 और लॉर्ड डलहौजी 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे से साफ साफ निकलते, तो आप उनको रिवाइज करेंगे जाके, ऐसे करिए। देन नेक्स्ट है क्रिकेट में, ये तो पता ही सबको पता है, लेग बाई का रन था। देन मोमेंटम की P बराबर mv होता है, तो ये ए वाला आंसर होगा। चीटी के काटने पे फॉर्मिक एसिड निकलता है। इसमें आप और भी तरीके के एसिड पढ़ सकते हैं, ऐसे ही है। लैक्टिक एसिड कर्ड यानी कि दूध में होता है। ऑक्सैलिक एसिड टी एंड टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, पूछा जाता है। टार्टरिक खट्टी चीज़ों में ग्रेप्स, टर्मरिक, गूसबेरीज। ओके, तो फॉर्मिक एसिड इसका हो गया। जल्दी निकालते हैं। सोडियम का मैंने लगा दिया था कि ये पानी मिला तो जलने लगता है ना, बट हाईली रिएक्टिव ज़्यादा आंसर अप्रोप्रिएट है, तो हाईली रिएक्टिव वाला होगा। लैंड एंड सी ब्रीज, ये क्वेश्चन अच्छा लगा था तो मैं इसको ऐड कर दूँ। कन्वेक्शन होती है, यहाँ पे लिखी थी डेफिनेशन, मैंने एनालिसिस पहले से करी है। कहाँ गया कि बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल का जो बल्क मूवमेंट होता है, पानी एक साथ जो मूवमेंट हो रहा है ना उसका, इस वजह से कन्वेक्शन। और कंडक्शन, हीट ट्रांसफर थ्रू मैटर बाय मॉलिक्यूलर एक्टिविटी इज नोन एज कंडक्शन। तो ये वाला टॉपिक मैं उठाऊंगा, इसको एनालिसिस में ऐड करूंगा। देन नेक्स्ट है सेंसस 2011 में मुस्लिम की परसेंटेज इसने पूछ रही थी, आई थिंक कितनी थी, 14.2 है। तो ये जो मेन है, हिंदू की 79.8%, मुस्लिम की 14.2%। तो यही 2 मेजर है, तो इनको याद करना पड़ेगा। 80% करीब हिंदू है, 15% अकॉर्डिंग मुस्लिम है, तो इसको मैं सेंसस में ऐड कर दूंगा, सेंसस के नोट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स चार्ज, ओके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था ये। इजीली तो ये देखी जाएंगे सारे दोनों सही थी, ये मैंने अंधी मारा था, ऐसे नोडा लाइन क्लियर था, बट ये क्लियर था मेरे को। बट वो दोनों स्टेटमेंट एकदम 2 टाइप की लगाई थी, इस मैंने इसको नेटो टाइप की लगाई थी एक तरीके से। ये शुंग डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंग, इससे आप शुंग डायनेस्टी को रिवाइज कर लेंगे पूरा। तो चलो शुंग डायनेस्टी में ऐड ऑन कर दूंगा, इसको सेव कर लेता हूँ। विद विच कंट्री डिड इंडिया साइन द लेड IT 2.0 इनिशिएटिव किसके साथ किया? स्वीडन के साथ किया इंडिया ने। तो ये थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा, 1 लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, इसको ऐड कर लूंगा। एंड व्हाट इज द टाइटल ऑफ रघुराम राजन की न्यू बुक है कोई, इंडिया के इकोनॉमिक के फ्यूचर के, दिसंबर 2023 में ये करंट टाइप का है, तो इसको याद करना पड़ेगा। इसका आंसर था ब्रेकिंग द मोल्ड। मैंने एनालिसिस करी, इस वजह से मेरा आंसर थोड़ा थोड़ा याद है, मैं एक बार रिवाइज ही मार रहा हूँ अपने आंसर्स को भी, जी के मैं ऐसे करता हूँ। द फॉलोइंग 2008 में ओडिसी डांस रिलेटेड पद्मश्री मिला था गंगाधर प्रधान, तो इनका नाम ओडिसी डांस में ऐड करना है।
और वैसे ये जो सेव मैं कर रहा हूँ इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, टेक्स्ट बुक में सेव करेंगे तो आपको एक जगह कंपाइल में इसके सेव लिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं। ये मैं पहले भी करता था। विच ऑफ द फॉलोइंग लेट इंग्लिश कंपनी, हाँ ये मेरा गलती से मिस्टेक होगी, वॉरेन हेस्टिंग पता नहीं कैसे निकल गया, रॉबर्ट क्लाइव था उस समय में, ये मिस्टेक हुई थी मेरे से। बैटल ऑफ प्लासी के नोट्स बना चुके हैं तो उसको रिवाइज कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू चतुराश्रम, तो इसमें गृहस्थ जीवन था ना, फैमिली वाला। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सरयू रिवर, उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड में ही है। देन दशहरा, दशहरा मैंने वो कार्तिक पूर्णिमा के चक्कर दिवाली से चला गया, बट अश्विन में मनाया जाता है, अश्विन में दशहरा है और कार्तिक में दिवाली है। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट रेनफॉल 50 ग्राउंड नट के लिए, मैंने ये लगाया था क्योंकि मैक्सिमम रेंज इसी में फिट बैठ रही थी। तो ग्राउंड नट यानी कि खरीफ फसल, चलो इससे फसल का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे खरीफ फसल आई थिंक बना चुका हूँ मैं नोट शायद, रबी खरीफ बनाया है इसके नोट्स, तो इसको फिर से रिवाइज हो जाएगा ये। द पॉपुलर डिपिक्शन रावणा चेकिंग माउंट कैलाश, माउंट कैलाश है एलोरा पर्वत, एलोरा गुफाओं में। इन विच ईयर वॉज द हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रिपन, तो इसका आंसर था 1882। लॉर्ड रिपन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके सारे टारगेट गर्ल मतलब लॉर्ड रिपन से रिलेटेड जो भी टाइम पीरियड है उसको मैं लिख दूंगा इसमें। द ऑथर ऑफ द फेमस, अगर याद रहा तो, वैसे तो हॉलीवुड पे पूरा फोकस रहता है, बट इसको मैं ऐड रखने की कोशिश करूंगा। गीता गोविंदन जयदेव वॉज अ कोर्ट पोएट ऑफ, इसको सीधे सीधे वन लाइनर में ऐड करना है। लक्ष्मण सेना ऑफ बंगाल, क्योंकि ये टॉप इतना इंपॉर्टेंट है। गीता गोविंदा किसने लिखी, जयदेव ने लिखी, अब ये भी लिख याद कर लेंगे जयदेव किसका कोर्ट पोएट था, तो लक्ष्मण सेना ऑफ बंगाल। तो विम्बेक्स तो यहाँ से पता चल गया था, वी से वियतनाम या इन से इंडिया। गांधी इम्पैक्ट 1931, तो ये 25 क्वेश्चन हो गए थे। पहले मैथ ही देख लें। द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ ए टू स्पेयर बी, हाँ ये मैंने देखा था, इसको फिर से बता देता हूँ। ए से बी 4:1 है, ए से बी डायमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ स्पेयर बी इफ द सरफेस एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड। अगर डायमीटर का रेशियो ये है तो रेडियस का रेशियो भी यही रहेगा। मैंने उसको जबरदस्ती पता नहीं आधा हाउसिंग क्यों कर दिया था। तो इसका जो एरिया हो जाएगा, एरिया से मतलब नहीं, सीधे सीधे यही रखेंगे। कहाँ गया, फाइंड द डायमीटर ऑफ स्फीयर बी इफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ए का सरफेस एरिया क्या रहेगा, 4πr², या मैंने एक्स लगा दिया, तो ये हो जाएगा 4π4x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बराबर है वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड यानी कि बी का 4/3 पाई r क्यूब बोले तो x का क्यूब, बस गलती वही हो गई थी। तो ये कितना आ जाएगा, 4×16 x² इज इक्वल टू x³/3। x की वैल्यू आ गई 16×3 = 48, यानी कि b की जो रेडियस होगी वो होगी 48, बट पूछा था इसने डायमीटर, तो आएगा 96। ओके, देन उसके बाद 4th क्वेश्चन। हाँ इसमें मैंने गलती कर दी थी, मतलब दोनों ही आंसर से निकाला जा सकता है, मैंने कल इसके साथ चला गया था 2 के साथ। जो इसकी स्टेटमेंट बनेगी, बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 180 अपॉन में डाउन स्ट्रीम 10 आवर्स, देन 180 अप स्ट्रीम 15 में। इसको जैसे डिवाइड करके रेशियो मानना था, बट ऐसा नहीं है। डी का मतलब v प्लस यू इक्वल टू 18 बनेगा, यहाँ से v माइनस यू इक्वल टू 12 बनेगा। तो 2 इक्वेशन बन गई, 2 अननोन, तो यहाँ से निकल आता आंसर। तो दोनों में से कोई भी स्ट्रीम का यूज करके आंसर आना था इसमें। 6 नंबर, अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस। ओके, इसको मैं बाद में समझ पाया था कि कैसे काटा गया है। क्यूब तो ऐसा होता है, ठीक है। इसमें ये 30 है, ये 40 है एंड ये 50 है। तो ये 3 भागों में ऐसा, मतलब बराबर बांटों में बांटना था 8, तो वो 3 प्लेटें ऐसे काटेंगे, मतलब एक ऐसे प्लेट काटी गई है, तो समझ पाए 3D में। अगर इसको काटने का है तो ऐसे बना देता हूँ। 8 क्यूब बन जाएगा ना, 2x2 का जो क्यूब होता है, अगर उसका भी इमेजिन करेंगे तो एक डब्बा ये है, एक ये है, एक ये है, एक है, सेम ऐसे ही नीचे साइड भी होंगे, तो 8 क्यूब बराबर के बन जाएंगे। तो सारी जो इनकी लेंथ होगी वो तरीके सब आधी आधी हो जाएंगी, यानी कि ये 15 का हो जाएगा, ये 25 का हो जाएगा और ये 20 का हो जाएगा, ये चलेगा। तो एक क्यूब का ये हो जाएगा साइड, तो इसमें एरिया फिर सीधे सीधे निकल आएगा 20×15, सरफेस एरिया बताना था ना, 25 प्लस में 25×15 प्लस में 20×25, ये 1 का निकलता, इंटू 8 करते पूरा आ जाता, तो 18,800 के आसपास आ रहा था, ये ऐसे हो। 6 नंबर ही था ना ये, 17 नंबर। 15 पाइप, हाँ ये वाला क्वेश्चन अच्छा था।
हैविंग सेम डायमीटर कैन फिल अ सिस्टम इन 12 मिनट। डायमीटर है डी, 12 मिनट में फिल कर देता है, इज इक्वल टू में 6 पाइप्स हैं, डबल द डायमीटर है 2D, कितने टाइम में करेगा? बट इसमें कहाँ गया? हाँ, जो इनकी एरिया होगा ना वो अलग तरीके से निकलेगा। ऐसा तो 7.5 ही था ना। हाँ, एरिया बिकम्स 4 टाइम्स, क्योंकि एरिया में तो स्क्वायर हो जाएगा। हमें डायमीटर से मतलब नहीं, ये जो फ्लो होता है ना वो ऐसे निकलेगा ना यहाँ से पाइप से, इस एरिया के अकॉर्डिंग इनटू वेलोसिटी। तो ये एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर से निकलेगा। बट डी को हम चेंज नहीं कर रहे, डी से आर नहीं बना रहे, तो डी का यूज़ करके सीधे सीधे करेंगे तो इधर तो एरिया हो जाएगा एक तरीके से डी स्क्वायर, बट इधर एरिया उससे आएगा 4D स्क्वायर। इसको अगर हटा दें तो जो इक्वेशन बनेगी 15 गुणे डी स्क्वायर इंटू 12 इज इक्वल टू 6 इंटू 4D स्क्वायर इंटू टी। वी का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बट वी का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कट जाएगा वो सब, ये तो कटना ही है टर्म। तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 15 का आधा 7.5 आएगा। तो इसमें से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं थे जिनको नोट डाउन करें, तो इसमें इतना ही था। इंग्लिश में 14 नंबर, देयर इज अ नो डाउट दैट ऑलवेज अ वेरी गुड कोच एंड हेल्प एन इंडियन, द इंडियन क्रिकेट टीम होगा इसमें, तो सेकंड वाले में रहती। एंड देन 25वां लास्ट था ना, उसमें क्वालिटेटिव था ना कि क्वांटिटेटिव, तो बाकी भी सारे एनालिसिस मैंने उस पर करी थी, तो ये कंप्लीट हो जाएगा एक तरीके से। अब संकल्प की भी इसी में ऐड कर देते हैं। तो संकल्प मेरे जो स्कोर आया था वो आया था 169.5। इसमें अलग अलग स्कोर, इसमें जीके का स्कोर देखे काफ़ी अच्छा लगा था। इसमें जीके क्वेश्चन मेरे एनालिसिस की वजह से काफ़ी ज़्यादा फंसे थे, तो 36 नंबर अभी तक के मैंने जितने लाइव मॉक दिए उसमें सबसे ज़्यादा मेरे यही आए 36 नंबर। अभी टाइम भी ठीक ठाक है, 6 मिनट में ही आया था। रीजनिंग में 45, मैथ में 46, 23 के थे 23 सही, और इंग्लिश में 42। तो इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। तो या भाई ओके, तो पहले रीजनिंग में तो इतने ज़्यादा नोट डाउन करने वाले नहीं होंगे। अटैक का पाउंस डैमेज मैंने इसमें हिंदी में किया था उस समय भी। विकृति गाली गलौज में चला गया था, विकृति ज़्यादा ही सही रहा, तो विकृति आंसर है इसका। लैग कर रहा थोड़ा सा। म्यूटिलेशन, ओके। देन 22वां नंबर, हाँ इसमें हल्की सी मिस्टेक हो गई तो वो बता देते। ऑल डी आर वी, सम एस आर डी एंड नो डब्ल्यू इज एस। और पहला स्टेटमेंट था कि सम डब्ल्यू आर नॉट डी, ये वाले तो 100% ट्रू है कि डब्ल्यू नहीं होंगे, बट पूरे भी तो जरूरी है ना कि पूरे भी तो नहीं डब्ल्यू हो सकते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू नहीं थी, मैंने इसको ट्रू मान लिया था, तो आंसर इसमें दूसरा तीसरा होगा। जीके के सारे क्वेश्चन देख के चलते हैं। अंधी मारी थी कितना, मैं एलिमिनेट कर दिया था क्रिकेट को, बैडमिंटन को, टेबल टेनिस, आर्चरी में चुनना, तो मैंने टेबल टेनिस चुन लिया। आंसर है आर्चरी। क्रिकेट हो ही नहीं सकता क्योंकि गोल्ड मेडल मिलता नहीं, बैडमिंटन के नाम थोड़े सुने सुने रहते हैं प्लेयर्स के, तो ये भी नहीं था। सारे क्वेश्चन नहीं देखते क्योंकि सारे क्वेश्चन जो मैंने उसमें टिक करूँगा उसमें कर लेंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इसमें आर्टिकल 43 मैंने नोट्स बनाए थे, तब भी रोको कन्फ्यूजन हो रहा था लिविंग वेजेस और पार्टिसिपेशन में, तो आंसर इसका लिविंग वेजेस। तो मैंने ट्रिक बनाई फिर से अभी कि 41 में सबसे पहले काम की बात करो, 42 में उसकी कंडीशन की बात करो, एंड 43 में देन पैसे की बात करो। 41 में राइट टू वर्क, 42 में ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, एंड 43 में लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स। तो इसको भी सीक्वेंस ऐसे याद करना है। तो इससे डीपीएस भी फिर से रिवीजन में डाल दूंगा, सेव कर लेता हूँ। 14 नंबर, फ्रॉम द बिलो गिवन मग अलसी, तो एल्युमिनियम लेफ्ट टू राइट जाने पे रेडियस घट जाती है, ऊपर से नीचे आने पे रेडियस बढ़ जाती है, तो यही था कि एल्युमिनियम की सबसे छोटी होगी। तो मुझे ये आयन्स लगे थे, इस चक्कर में डाउट हो गया था। 18 नंबर, फारूक शियार बंदा बहादुर को कब पकड़ लिया गया था? 1715 आंसर है इसका। तो ये लेटर मुगल का पार्ट है औरंगजेब के बाद वाला, तो मैं सोच रहा हूँ इसको कंप्लीट करने का, ये टॉपिक भी अच्छा है। ऐसे इससे क्वेश्चन कम फंसते हैं बट इससे सन के क्वेश्चन ज़्यादा फंसते हैं, तो लेटर मुगल में कर लूँगा इसको इंक्लूड।
विच टाउन हैज़ द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी, ये वन लाइनर टाइप का है, डिगबोई आंसर है इसका, मैं इसको डिटेल में नहीं जाना, बस इसको वन लाइनर में ऐड कर दूंगा। बट ओल्डेस्ट पूछ रहा है इनमें से ओल्डेस्ट, तो ऐसा कुछ खास नहीं, तो इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। हूवर डैम इसमें बाहर ही चला गया, यूएस का है, कोलोराडो आंसर है इसका। तो ये भी थोड़े से इरेलेवेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बाकी क्वेश्चन मेरे ज़्यादातर सही रहे, तो इसको आप मेन जो मॉक दिया था उसमें से भी देख सकते हैं। मैथ के देखते हैं पहले। 5 इन सर्कुलर रेडियस 10 सेंटीमीटर, हाँ ये वाला देखा था क्वेश्चन मैंने, फिर बाद में रेडियस 10 सब कुछ निकाल रहा था उस समय, क्या था पाई आर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, थीटा लगा रहा था 120/360 माइनस का, इनका डायग्राम आपको दिखा देता हूँ पहले, आंसर ये वाला है, तो कोई डायग्राम ये चल रहा है, ठीक है, और माइनस में ये वाला हिस्सा कर देना इस ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल कौन सा होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि समझ दो आओ, आर ये है, आर ये है, बीच का एंगल, तो 1/2 आर का स्क्वायर इंटू साइन होता है 120। इन्होंने अलग तरीके से दिखाया, बट इस ये वाला तरीका ना लगाए। आइसोसेलेस का ट्रायंगल ऐसे निकाला जाता है, आइसोसेलेस का नहीं, कोई भी हो साइड, दो भुजाओं के बीच का जो ट्रायंगल निकाला जाता है, जब दो भुजा पति है उसके बीच के कोण पता हो, तो a इंटू बी, साइन का एंगल लगता है 1/2 लगता है, तो ये वाला फॉर्मूला सीधे सीधे लगा सकते थे। तो ये क्या बनेगा, 1/3 100 π/3 माइनस का आर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100/2 गुणे साइन 120 cos 30√3/2, ये आ जाएगा 25√3, और ये आएगा 22/7 यानी कि 2200/3। यही मैं कुछ गड़बड़ कर रहा था शायद उस समय, लेकिन यही तो चल रहा है इनका भी यार, यही है इनका भी, बट इनका ऐसा आ रहा है 12×36, 22/7 कहाँ रह गया, 7 को भूल गया था, यहाँ 7 भी आएगा ना, तो कुल मिला के ये बनना है 2200/21 माइनस का 25√3, और ये इनका ये बना है, इस चीज़ को सॉल्व करना यहाँ बना ना, 25√3 कहाँ गया, ये 25√3 है। इन्होंने एरिया दूसरे तरीके से निकाला एक एक करके, बट सीधे सीधे आप वो लगाएंगे आइसोसेलेस वाला, या सीधे सीधे ये फॉर्मूला होता है, एक आपको थीटा पता है, ये साइड ए है, ये बी है, तो इसका एंगल एरिया क्या होगा, 1/2 a इंटू बी साइन थीटा, यानी ये वाला फॉर्मूला लगा, यहाँ पे रेडियस सेम है, तो सीधे सीधे लग जाएगा। 10वां नंबर 3 एथलीट, ये वाला क्वेश्चन स्ट्रेस के कारण, स्ट्रेस तो वैसे नहीं था उस समय, बट नहीं हो रहा था उस समय, 120 दिमाग में 120 चल रहा था, क्या 120 चल रहा था, इतना पकड़ लिया था, आप क्वेश्चन में जाके देख सकते हैं, मतलब यहाँ सी था, ये आगे पहुंच चुका है, 5 मिनट में 40 की स्पीड से मैं 120 लिख रहा था, पता नहीं क्यों, जबकि ये डिस्टेंस 200 होगी ना, 40 मीटर पर मिनट, तो 5 मिनट में 200 मीटर दूरी तय हो गई। इसकी स्पीड है 60, इसकी है 40, सीधा सीधा फॉर्मूला लगना था, 200 मीटर का गैप है, सेम डायरेक्शन है, 60 - 40 यानी कि 20 आएगा 10 मिनट, 10 मिनट में सी कितनी दूरी तय कर लेगा, 600 मीटर की। और उस समय दिमाग पता नहीं कैसा काम कर रहा था कि आंसर नहीं, 120 ले रहा था ना इसको, कभी आंसर आ ही नहीं रहा था, 600 आंसर है इसका। ओके, इंग्लिश में क्या ही पता, इंग्लिश तो नोट डाउन करता रहता हूँ। वैसे तो इसमें तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो उसको मैं अलग से नोट डाउन करूँ, रेस का क्वेश्चन भी नहीं फंसा, नहीं तो मैंने अभी जो बताया कि एनालिसिस में जो भी क्वेश्चन अच्छे होते हैं उनको मैं नोट डाउन करता हूँ। ये जस्ट रिवीजन वाला था, इसका फॉर्मूला मेरी प्री बुक में लिखा हुआ है, तो याद था हमको उस समय, इसका तो कुछ लिखने वाला नहीं, इसका भी फॉर्मूला लिखा हुआ एक तरीके से। हॉलीवुड की जो एनालिसिस मैंने करी है, मतलब रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, उसको अलग पर्सनली करी हुई है, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन रेस के क्वेश्चन है, मैं उसको रिवाइज करने वाला, उसको नोट डाउन करूँगा अलग से। इंग्लिश का देख लेते हैं एक बार। सैमोजेन स्टीलिंग द थंडर मतलब होता है किसी का प्रेज एक तरीके से चुरा लेना, उससे पहले मैंने कोई काम कर दिया तो सारा प्रेज मैंने ले लिया। हैव अ वेल ऑफ टाइम, सारे क्या था रीडियम वाले गलत हुए हैं, इसका क्या था आंसर, हैव अ वेल, अच्छा एक्सपीरियंस, एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा समय मैंने बिताया, बिजी टाइम वाला नहीं। आखिरकार गलत हो ही गया, ऑन लगा रहा था इनके साथ चला गया, पता नहीं क्यों, दिमाग कब फिर जाता है इंग्लिश में पता नहीं। तो ये थी एनालिसिस मार्क्स बूस्टर की और संकल्प की, ये मैंने अभी आपके सामने करके दिखा दी। इसमें तो वैसे कोई मैथ तो क्वेश्चन ऐसा मेरे लिए नहीं निकला कि जिसको मैं नोट डाउन करूं, बट आपके लिए अगर निकलता है उसमें अच्छा है कोई क्वेश्चन, उसको आप जरूर नोट डाउन करिएगा एंड उसको अगले बार के लिए उससे पहले रिवाइज करके रखिएगा। उससे रिलेटेड आप टॉपिक भी रिवाइज कर सकते हैं, या उससे रिलेटेड आपको जितने भी फॉर्मूले आते हैं उनको आप उसी जगह लिख लें। सो आई होप कि आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी, एंड इसी तरीके से आप अपने मैथ को इंप्रूवमेंट करेंगे धीरे धीरे, और मैं भी अपनी स्पीड को धीरे धीरे इंप्रूव करूँगा धीरे धीरे। काफ़ी ज़्यादा मेरे मतलब 28 मिनट देखिए, 27 मिनट इसमें लग रहा है और दूसरे वाले में भी 28 मिनट। ये टाइम मेरा इतना ज़्यादा तो वैसे नहीं रहता था, 22 मिनट के आसपास रहता था, 22 से 23 मिनट, ऐसा भी नहीं मैं 20 मिनट के अंदर कर लेता था, मेरा ठीक ठाक चलता रहता था। हाँ, मेरी रीजनिंग की स्पीड थोड़ी अच्छी हो गई थी, मेरा 12 मिनट का एवरेज चलता था। भाई दिखा दे।
तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, तो आप देख लीजिए, जितना आपको ज़रूरत है अपना देखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको लेने की कोशिश करूँगा, उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।